तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों हम टाइटल से शुरुआत करेंगे। तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है फुलफिल द प्रॉमिस ऑन रिस्टोरिंग स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वहाँ पर बताया गया है फुलफिल द प्रॉमिस। फुलफिल द प्रॉमिस का क्या मतलब होता है कि वादा पूरा करो। और ये वादा किस बात का है? ये वादा है ऑन रिस्टोरिंग स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर को उसका पूरा राज्य यानी कि स्टेट का दर्जा वापस लौटाने का वादा, इसके बारे में बात हो रही है। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि साल मतलब कि 2019 में जम्मू और कश्मीर से जो है वो मतलब कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और उसे एक स्टेट से बदलकर जो है वो दो यूनियन टेरिटरीज में मतलब कि बांट दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो सरकार ने वादा किया था कि जैसे हालत जो है वो ठीक होती है तो जम्मू और कश्मीर को वापस जो है वो स्टेट बना दिया जाएगा। तो ये जो एडिटोरियल है वो इसी वादे को याद दिलाने और उसे पूरा करने के ऊपर लिखा गया है। रिस्टोरिंग यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हमारे टाइटल में, ऑन रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को वापस अपनी पुरानी स्थिति में लाना, यानी कि पहले जैसे रूप में लौटाना, उसे हम रिस्टोरिंग कहते हैं। और स्टेटहुड का क्या मतलब होता है? स्टेटहुड का मतलब होता है एक पूरा राज्य, एक पूरे स्टेट का दर्जा या फिर अधिकार मिलना। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के मुकाबले दोस्तों एक फुल स्टेट के पास अपनी खुद की सरकार और ज्यादा पावर्स होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की इस एडिटोरियल में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अब दोस्तों हमारे टाइटल के नीचे एक और लाइन हमें दी गई है, न्यू दिल्ली कैन नॉट कीप स्टॉलिंग द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? सबसे पहले वर्ड आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यहाँ पर इसका मतलब जो है वो इंडिया की राजधानी से नहीं है बल्कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्योंकि वहीं से जो है वो बड़े बड़े फैसले जो है वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो केंद्र सरकार है यानी कि जो न्यू दिल्ली है, ये अब जम्मू और कश्मीर को उसका पूरा राज्य का दर्जा वापस लौटाने यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के काम को और ज़्यादा टाल नहीं सकती, यानी कि स्टॉलिंग नहीं कर सकती। स्टॉलिंग का क्या मतलब होता है? किसी काम को जानबूझकर रोक के रखना, उसमें देरी करना या फिर उसे आगे जो है वो टालते रहना कि बाद में होगा, इस तरीके से। तो अब जो मतलब कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो इस काम को जो है वो ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं पाएगी। यानी कि अब सरकार को जो है वो जम्मू और कश्मीर को उसको एक जो है वो फुल स्टेट बनाने की प्रक्रिया में और ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो मतलब कि हमारी इस टाइटल के नीचे वाली लाइन में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों हमने हमारा टाइटल डिस्कस कर लिया है, अब इसी के साथ हमारा एडिटोरियल पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है it has been over 2.5 years since the Supreme Court of India recorded the Union government's solemn assurance that statehood would be restored to Jammu and Kashmir। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि 2.5 साल से भी ज़्यादा का जो समय है, ओवर 2.5 years, इतना जो समय है वो बीत चुका है। जब से मतलब कि इंडिया की सबसे बड़ी अदालत यानी कि जब जो क्या हुआ था कि इंडिया की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने जो है वो केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के उस पक्के और गंभीर वादे यानी कि सोलम अश्योरेंस को ऑफिशियली अपने रिकॉर्ड में मतलब कि दर्ज किया था। रिकॉर्डेड यानी कि दर्ज किया था बेसिकली। सोलम अश्योरेंस का क्या मतलब होता है? सोलम अश्योरेंस का मतलब होता है एक बहुत ही गंभीर, सच्चा और पक्का वादा या फिर भरोसा जिसे तोड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2.5 साल से भी ज़्यादा का जो समय है वो बीत चुका है जब इंडिया की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने केंद्र सरकार के उस पक्के और गंभीर वादे को ऑफिशियली अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को उसका जो पूरा राज्य का दर्जा है वो वापस जो है वो मतलब कि लौटा दिया जाएगा। स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड, यानी कि उसका जो स्टेटहुड है जम्मू और कश्मीर का वो उसे वापस जो है वो समय के साथ लौटा दिया जाएगा। मतलब कि कोर्ट के सामने सरकार ने खुद ये वादा भी किया था और कोर्ट ने उसे नोट भी किया था, लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें बताई जा रही है। It set no timeline, but the expectation was that it would happen within a reasonable period and steps would be taken progressively। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि हालांकि जो है वो अदालत या फिर सरकार ने इस काम के लिए कोई पक्की तारीख या फिर समय सीमा जो है वो तय नहीं की थी। सेट नो टाइमलाइन, यानी कि कोई आखिरी तारीख या फिर मतलब कि समय सीमा तय ना करना, यानी कि काम कब तक पूरा होगा उसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई थी कि आपको जो है वो आपका जो स्टेट है यानी कि आपका स्टेटहुड है वो इस तारीख को या फिर इस दिन को या फिर इस साल में मिल जाएगा। ऐसा कोई मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं
नहीं हुई थी, लेकिन सभी को ये उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी कि ये जो काम है वो एक सही और उचित समय के अंदर यानी कि रीजनेबल पीरियड के अंदर हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो कदम जो है वो धीरे धीरे पर लगातार आगे की तरफ प्रोग्रेसिवली उठाए जाएंगे। रीजनेबल पीरियड यानी कि एक ऐसा समय जो सही होता है, उचित होता है, लॉजिकल होता है, ना ही तो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की जाती है उसमें और ना ही बहुत ज़्यादा देरी होती है। तो लोगों को क्या उम्मीद थी कि ये जो काम है वो मतलब कि एक रीजनेबल पीरियड में हो जाएगा, सही समय आने पर हो जाएगा। और इसके लिए जो है वो मतलब कि कदम धीरे धीरे सही लेकिन आगे तो बढ़ाए जाएंगे, प्रोग्रेसिवली मतलब कि उठाए जाएंगे। प्रोग्रेसिवली यानी कि धीरे धीरे करके पर लगातार आगे बढ़ते हुए मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सुधार के साथ जो है वो आगे बढ़ना। मतलब भले ही सरकार ने जो है वो कोई महीना या फिर साल हमें नहीं बताया था हमारे स्टेटहुड के वापस मिलने का, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें सालों साल लगा दिया जाए। मतलब कि थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस दिखनी चाहिए थी। तो उम्मीद यही थी लोगों को कि हालत सुधारने के साथ साथ जो है वो मतलब कि सरकार क्या करेगी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आगे बताया जाता है दैट द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज डन नथिंग ऑन दिस फ्रंट सिंस दे कैन ओनली मीन दैट इट हैज इंटरप्रेटेड द लैक ऑफ अ टाइमलाइन एज अ लाइसेंस फॉर द इंडेफिनाइट डिफरल ऑफ स्टेटहुड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि तब से लेकर अब तक बीजेपी की जो अगुवाई वाली सरकार है यानी कि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली या फिर नेतृत्व वाली सरकार जिसे मोदी सरकार कहा जाता है वो, तो उन्होंने जो है वो इस मामले में यानी कि कोई भी काम नहीं किया है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि सरकार ने अदालत द्वारा कोई तारीख या फिर डेडलाइन ना तय किए जाने को एक तरीके की जो है वो खुली छूट या फिर परमिशन यानी कि लाइसेंस मान लिया है, इंटरप्रेट कर लिया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के फैसले को हमेशा के लिए आगे टालते रहेंगे या फिर टाल सकते हैं। यानी कि इनडेफिनाइट डेफरल ऑफ स्टेटहुड, इसका मतलब क्या होता है? इनडेफिनाइट डेफरल मतलब कि किसी काम को एक ऐसे समय तक के लिए आगे टाल देना या फिर आगे बढ़ा देना जिसका कोई अंत ही नहीं होता, ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए आगे बढ़ाते रहना। इस तरीके का ये जो चीज़ है वो मतलब कि नजर आ रही है। यानी कि अगर मतलब कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड जो है वो इतने लंबे टाइम के बाद भी नहीं लौटाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सरकार इस चीज़ को निगलेक्ट कर रही है। मतलब कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आखिरी तारीख नहीं दी थी, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि अब उन पर कोई दबाव नहीं है और अब वो जितना चाहे उतना जो है वो मतलब कि इस काम को पेंडिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। This is despite repeated assurances from the center. Prime Minister Narendra Modi pledged it in the run-up to the Jammu and Kashmir elections, and Home Minister Amit Shah reiterated it on the floor of Parliament. यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि और ये जो सब जो है वो तब हो रहा है जब केंद्र सरकार की तरफ जो है वो कई बार से बार बार ये पक्का भरोसा दिलाया गया है, रिपीटेड अश्योरेंस हमें किया गया है कि हमें जो है वो हमारा स्टेटहुड वापस मिलेगा। रिपीटेड अश्योरेंस क्या किया? रिपीटेड अश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि बार बार दिलाया गया पक्का भरोसा, विश्वास या फिर वादा। यानी कि मतलब कि जो सेंट्रल हमारी जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बार बार ये पक्का भरोसा दिलाती रही लोगों को कि आपको जो है वो मतलब कि जल्दी आपका जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर एक स्टेट के तौर पर मिल जाएगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर के चुनाव से ठीक पहले इन द रन अप टू द जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस, इन द रन अप टू का क्या मतलब होता है? किसी बड़े इवेंट या फिर चुनाव से ठीक पहले का समय या फिर उसकी तैयारियों का जो दौर होता है, कोई खास मतलब कि एक समय होता है, उसे इन द रन अप टू कहते हैं। तो जब मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे थे यानी कि उसका जो समय आने वाला था, तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात की पक्की शपथ ली थी या फिर वादा किया था, प्लेज किया था। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इस वादे को दोहराया था, रिटरेट किया था यानी कि किसी बात को जोर देने के लिए उसे बार बार जो है वो मतलब कि दोहराना, कहना, ठीक है। मतलब कि देश के जो सबसे बड़े नेता है उन्होंने हर बड़ी जगह पर यह वादा किया था कि आपको जो है वो आपका स्टेटहुड जल्दी ही लौटा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस बात को जो है वो टाला जा रहा है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा या फिर इस पर कोई काम होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया जाता है अनसरप्राइजिंगली द इनएक्शन हैज ड्रिवन जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टू ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ एजिटेशंस एंड रैलीज कल्मिनेटिंग इन अ सिट इन एट जंतर मंतर ऑन जुलाई 20। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अनसरप्राइजिंगली यानी कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सरकार की सुस्ती और कोई कदम ना उठाने के चलते यानी कि इनएक्शन के चलते, यानी कि सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इस काम के लिए, तो जम्मू और कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, वो मजबूर हो चुके हैं कि वो लगातार जो है वो सारे आंदोलन और जो बड़ी सभाएं हैं, जो सीरीज ऑफ एजिटेशंस या फिर जो रैलीज है उनको शुरू करे। सीरीज ऑफ एजिटेशंस एंड रैलीज का क्या मतलब होता है कि एक के बाद एक जो है वो लगातार होने वाले जो प्रोटेस्ट है, धरना
प्रदर्शन और जो नेताओं की जो बड़ी जनसभाएं होती हैं तो उनको जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और उनका ये जो पूरा आंदोलन जो है वो बढ़ते बढ़ते आखिरी दौर में पहुंचकर कल्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि किसी मतलब कि लंबे मतलब कि चल रहे काम या फिर आंदोलन का बढ़ते हुए अपने सबसे आखिरी और सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच जाना। तो ये जो आंदोलन है ये बढ़ते बढ़ते आखिरी दौर में पहुंचकर 20 जुलाई को दिल्ली के जो जंतर मंतर है वहां पर एक बड़े धरने या फिर प्रदर्शन पर सिट इन के रूप में सामने आएगा। सिट इन का क्या मतलब होता है? सिट इन का मतलब होता है एक जगह पर शांति से बैठकर किया जाने वाला धरना या फिर प्रदर्शन, जहां पर लोग जो है वो अपनी मांग पूरी होने तक वहां से उठते नहीं है, वहां से जाते नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अब की जाएगी। मतलब कि जब सरकार ने राज्य का दर्जा देने के लिए कोई काम ही नहीं किया तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने दिल्ली आकर जो है वो संसद के सामने धरना देने का फैसला किया है ताकि सरकार पर थोड़ा बहुत तो दबाव बने। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, his grievance and that of the province is legitimate. The retention of union territory status even after popular elections subordinates the elected government to an unelected lieutenant governor who retains preponderant authority over the bureaucracy, the police and other institutions. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला की ये जो शिकायत और दुख है, यानी कि ग्रीवेंस का क्या मतलब होता है? किसी अन्याय के खिलाफ, किसी गलत या फिर गलत बात के खिलाफ जो है वो दिल में होने वाली जो पीड़ा होती है, शिकायत होती है, असंतोष या फिर जो दुख की भावना होती है उसे ग्रीवेंस कहा गया है। तो उमर अब्दुल्ला की जो शिकायत और दुख है और पूरे जम्मू कश्मीर के जो इलाके में यानी कि प्रोविंस का ये जो दर्द और मतलब कि ये जो दर्द और दुख है ना, ये बिल्कुल जायज़ है, लेजिटिमेट है। प्रोविंस का क्या मतलब होता है? एक बड़ा इलाका। यहाँ पर प्रोविंस का मतलब जो है वो जम्मू कश्मीर से है। तो उमर अब्दुल्ला की जो शिकायत और दुख है और जो पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके में मतलब कि दर्द फैला हुआ है इस बात को लेकर कि हमें हमारा स्टेटहुड नहीं मिला टाइम के साथ, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, जायज़ है, लेजिटिमेट है, यानी कि कानूनी रूप से सही है, एक्सेप्टेबल है। जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो आम जनता द्वारा वोट देकर बनाई गई जो सरकार है, इसके बाद भी वहाँ पर यूनियन टेरिटरी का दर्जा बनाए रखना, रिटेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेटस, रिटेंशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को बनाए रखना। तो ये जो चीज़ है वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को एक तरीके से नीचे गिरा देता है, सबऑर्डिनेट कर देता है बेसिकली, क्योंकि इस वजह से चुनी हुई सरकार एक आम जनता द्वारा ना चुने गए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी के नीचे आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या मतलब होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, ठीक है, जिन्हें जनता मतलब कि वोट देकर नहीं चुनती है बल्कि दिल्ली की जो सरकार है वो उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट करती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो मतलब कि क्या बताया गया है कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार को एक तरीके से मतलब कि ये चीज़ नीचे गिरा देती है, क्योंकि इस वजह से जो है वो चुनी हुई सरकार एक आम जनता द्वारा ना चुने गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे आ जाती है, जिनके पास वहाँ के सबसे बड़े अफसरों यानी कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और बाकी सभी सरकारी मतलब कि संस्थाओं पर सबसे ज़्यादा और आखिरी पावर यानी कि प्रिपोंडरेंट अथॉरिटी होती है। प्रिपोंडरेंट अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? कि सबसे बड़ी ताकत, भारी अधिकार या फिर एक ऐसी पावर जो बाकी सभी पर भारी पड़े, तो ऐसी पावर जो है वो उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। मतलब कि जनता ने जिसे नेता चुना, जिसे मुख्यमंत्री बनाया, उसके पास तो असली ताकत है ही नहीं। असली ताकत तो एलजी के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जिसे केंद्र सरकार ने बिठाया है। और इसी बात का जो दुख है और जो गुस्सा है वो वहाँ के मतलब कि चीफ मिनिस्टर और वहाँ के मतलब कि लोगों में उमड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। इसके बाद क्या बताया गया है? There is no principled justification for perpetuating this arrangement once elections have been held and a government installed. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक बार जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव पूरे हो चुके हैं और जनता द्वारा चुनी हुई एक सरकार बैठ चुकी है, गवर्नमेंट इंस्टॉल हो चुकी है, तो उसके बाद इस कानून या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को हमेशा के लिए ऐसे ही खींचते रहना, परपिचुएटिंग दिस अरेंजमेंट। परपिचुएटिंग का क्या मतलब होता है? किसी गलत या फिर बुरी स्थिति को खत्म करने के बजाय उसे लगातार बढ़ाते रहना, जिंदा रखना। इस बात का जो है वो कोई भी सेंस नहीं बनता है। इस बात का जो है वो मतलब कि किसी भी आदर्श या फिर नियम के मुताबिक इसे सही जो है वो ठहराया नहीं जा सकता। नो प्रिंसिपल्ड जस्टिफिकेशन, इसे जो है वो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। मतलब कि डेमोक्रेसी का नियम ये कहता है कि जनता की सरकार के पास ही असली ताकत होनी चाहिए। अब जब चुनाव हो चुके हैं तो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन बनाए रखने का कोई भी सही या फिर लॉजिकल बहाना सरकार के पास नहीं बचा है। उन्हें उनका स्टेटहुड जो है वो लौटा ही देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये बात बताई गई है हमें। New Delhi's rationale for inaction has been tried. Security. Invoked by the Solicitor General before the court late last year, citing the Pahalgam attack in a hearing on a petition seeking restoration of statehood. यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि न्यू दिल्ली द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड ना देने और शांत बैठे रहने के पीछे का जो तर्क या फिर जो बहाना है वो अब दिया जा रहा है। और वो जो बहाना है वो बहुत ही घिसा पिटा और पुराना ट्राइट हो चुका है। ट्राइट का क्या मतलब होता है? ट्राइट का मतलब होता है
एक ऐसी बात या फिर एक ऐसा बहाना जो इतनी बार दोहराया जा चुका है कि लोग उससे बोर हो चुके हैं, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, या फिर वो बहुत ही मतलब कि दकियानुसी या फिर पुराना लग रहा है। तो रैशनल फॉर इनएक्शन यानी कि उनके एक्शन ना लेने के पीछे का बहाना जो है वो क्या बता रहे हैं, वो बहाना है सुरक्षा का, सिक्योरिटी का। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हर बार जो है वो सरकार मतलब कि सुरक्षा का वही पुराना बहाना जो है वो आगे कर देती है कि सुरक्षा की वजह से जो है वो हम आपको जो है वो आपका स्टेटहुड वापस नहीं लौटा सकते। पिछले साल के आखिर में जब राज्य का दर्जा वापस लौटाने की जो मांग वाली जो याचिका दायर की गई थी, पेटिशन सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, मतलब कि स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए जो पेटिशन मतलब कि दायर की गई थी, उस पर जो है वो कोर्ट में अभी तक सुनवाई चल रही है। तब सरकार के जो बड़े कानूनी अफसर है, सॉलिसिटर जनरल ने जो है वो कोर्ट के सामने इसी सुरक्षा का हवाला दिया था, इन्वोक किया था। इन्वोक का क्या मतलब होता है? इन्वोक का मतलब होता है किसी नियम, कानून या फिर वजह का हवाला देना, या फिर उसे अपनी मदद के लिए जो है वो कोर्ट में पेश करना। तो उस जो है वो उसे मतलब कि उसे जो है वो सुरक्षा के मतलब कि जो सुरक्षा का जो वो जो मतलब कि बहाना बता रहे थे, उसे जो है वो मतलब कि सबके सामने पेश किया गया था। और पहलगाम में हुआ जो टेररिस्ट अटैक है ना, उसका जिक्र किया गया था, यानी कि साइटिंग द पहलगाम अटैक, यानी कि पहलगाम अटैक को जो है वो मतलब कि सामने लाया गया था। मतलब कि सरकार जो है वो हर बार सुरक्षा का वही पुराना बहाना आगे कर देती है कि अभी तक जो है वो हालात ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए हम जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट यानी कि राज्य नहीं बना सकते। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। But this argument cuts no ice. By the government's account, the attack was orchestrated from across the border and India responded with Operation Sindoor. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि लेकिन ये जो सरकार का ये जो तर्क है या फिर ये जो बहाना है ना, अब ये काम नहीं करेगा, यानी कि ये बिल्कुल बेअसर है, इसका कोई असर नहीं होने वाला लोगों पर। यानी कि कौन सा बहाना? सिक्योरिटी का बहाना, कि सुरक्षा की वजह से जो है वो जम्मू और कश्मीर को उसका स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, कट्स नो आइस, आर्ग्यूमेंट्स कट्स नो आइस का क्या मतलब होता है? एक ऐसी कहावत है, ये एक ऐसा इडियम मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात या फिर दिया गया जो बहाना है वो जो मतलब कि बिल्कुल बेअसर हो जाना, उसको ना मानना या उसका कोई असर ना होना। तो मतलब कि सरकार का ये जो तर्क या फिर बहाना है, अब वो और ज़्यादा काम नहीं करने वाला। आर्ग्यूमेंट कट्स नो आइस। खुद सरकार के बताए मुताबिक, यानी कि ऑन गवर्नमेंट्स अकाउंट, यानी कि खुद सरकार ने बताया था कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी जो पूरी साजिश थी वो बॉर्डर के उस पार से की गई थी, रची गई थी बेसिकली, यानी कि पाकिस्तान से रची गई थी, ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के उस पार से। और इंडिया ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उनके जो टेरर बेसेस है उनको ही तबाह कर दिया था। मतलब कि एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अगर अटैक बाहर से हुआ था और इंडिया ने उसका बदला लेकर हालात पर काबू पा लिया है, तो देश के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका कानूनी अधिकार यानी कि स्टेटहुड ना देना, ये तो बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से हमें समझाया जा रहा है। आगे बताया जाता है, अ क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन कैन हैव नो लॉजिकल बियरिंग ऑन वेदर जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर टू बी ट्रस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ फुल स्टेट। यानी कि बॉर्डर के उस पार से होने वाली किसी भी आतंकवादी आशंका या फिर उकसावे का इस बात से कोई भी तर्क संगत या फिर लॉजिकल लेना देना नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर की आम जनता द्वारा जो चुने गए नेता है, उस पर जो है वो एक पूरे राज्य की ताकत सौंपने के लिए भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। यानी कि बॉर्डर से उस पार होने वाली जो आतंकवादी आशंका है, जिसे क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन कहा गया है। क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन यानी कि बॉर्डर के उस पार से, यानी कि पड़ोसी देश द्वारा जो है वो की जाने वाली कोई आतंकवादी हरकत, कोई हमला या फिर कोई उकसावा या फिर जो मतलब कि गुस्सा बढ़ा दे या फिर जो युद्ध को भड़का दे, तो इस बात का जो है वो इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं हो सकता है। यानी कि नो लॉजिकल बियरिंग, कोई भी लेना देना, कोई लॉजिकल मतलब कि लेना देना नहीं है कि जम्मू कश्मीर के जो आम जनता द्वारा जो चुने गए नेता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन पर एक पूरे राज्य की जो ताकत है, पावर ऑफ अ फुल स्टेट, वो सौंपने के लिए भरोसा किया जाए या फिर नहीं किया जाए। मतलब कि पाकिस्तान अगर बॉर्डर पर कोई बदमाशी करता है या फिर कोई हमला करता है, तो उसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के चुने हुए नेताओं और वहाँ की जनता को क्यों मिले? वहाँ की जनता को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। बॉर्डर की सुरक्षा संभालना अलग बात है और देश के अंदर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी चलाना अलग बात है। तो इस तरीके से समझाया गया है। आगे बताया जाता है, इफ एनीथिंग empowering elected leaders to address local grievances is precisely how a polity assuages concerns before they turn into resentment, which fed into cycles of militancy in the Kashmir Valley for decades. यहाँ पर क्या बताया गया है कि बल्कि सच तो ये है, इफ एनीथिंग जनता द्वारा चुने गए नेताओं को ताकत देना, empowering elected leaders, ताकि वो लोगों की रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ और जो शिकायत है उनको मतलब कि दूर कर सके, उनको सुधार सके। एड्रेस लोकल ग्रीवेंसेस
यानी कि उनकी जो दुख है, उनकी जो पीड़ाएं हैं, समस्या है, उनको सुधार सके। यानी कि ये सही तरीका है जिससे कोई भी मतलब कि लोकतांत्रिक देश या फिर शासन व्यवस्था यानी कि जो पॉलिटी है वो लोगों की चिंताओं और डर को शांत कर सकती है। असॉजिस कंसर्न्स का क्या मतलब होता है? लोगों का जो डर है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कम करना या फिर उन्हें शांत करना। तो ये एक बेस्ट तरीका है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों का ये जो डर है वो आगे चलकर एक बड़े गुस्से या फिर नफरत में ना बदल जाए, टर्न इनटू रिसेंटमेंट। इसका क्या मतलब होता है? रिसेंटमेंट का मतलब होता है कि किसी आक्रोश में आ जाना, कोई बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी होना, गुस्सा होना, दुख होना, तो उसमें ना बदल जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर ये गुस्सा बढ़ता है तो यही वो वजह बनती है जिसने कई दशकों तक कश्मीर वैली में आतंकवाद और हिंसा के दौर को मतलब कि बढ़ावा दिया था, साइकिल्स ऑफ मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया था। मतलब अगर आप चुने हुए नेता को पावर दोगे तो वो जनता का काम करेगा, जनता खुश रहेगी तो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर आप उन्हें पावर ही नहीं दोगे तो जनता में जो है वो गुस्सा बढ़ेगा, जिसका फायदा जो है वो आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट उठा सकते हैं। इस तरीके से बताया गया है। आगे बताया जाता है द सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड इवन मणिपुर रिवील्स अ ट्रबलिंग पैटर्न इन हाउ बॉर्डर रीजन्स विद सब्सटैंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशंस आर ट्रीटेड। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ तक कि मणिपुर के मामलों को जिस तरीके से संभाला गया है, यानी कि जिस तरीके से सेंटर ने हैंडल किया है, वो एक ऐसे चिंताजनक और परेशान करने वाली आदत या फिर तरीके को दिखाता है कि देश के उन सीमावर्ती इलाकों के जो बॉर्डर रीजन्स है, यानी कि जो बॉर्डर रीजन्स है, उनके जो साथ मतलब कि कैसा बर्ताव किया जा रहा है, जहां पर जो आम जनता है उनमें माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो आबादी में मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में है। यानी कि मतलब कि माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? माइनॉरिटी पॉपुलेशंस का अल्पसंख्यक आबादी, यानी कि जो लोग मतलब कि जिनका जो मतलब कि धर्म, जाति या फिर जो समुदाय है वो पूरी देश की मतलब कि कुल आबादी के मुकाबले संख्या में कम है, लेकिन है तो सही। पर यहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो आबादी है ये इतनी भी कम नहीं है, ये काफ़ी बड़ी है, यानी कि सब्सटैंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशंस है ये। मतलब एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि सरकार बॉर्डर के उन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाती है जहाँ पर माइनॉरिटीज़, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स है, लद्दाख में बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स है, मणिपुर में कुकी नागा ट्राइबल्स है या फिर मतलब कि दूसरी कम्युनिटीज़ है। तो ये सारी जो कम्युनिटीज़ है ये बड़ी संख्या में है, जो कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए जो है वो एक चिंताजनक बात बन सकती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बताया जाता है सिक्योर इन इट्स डोमिनेंस अक्रॉस द नॉर्थ, द वेस्ट and now the east, the BJP appears to regard the concerns of citizens in these provinces as expendable। यानी कि नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया में अपनी बहुत ही मजबूत पकड़ और लगातार जीत, यानी कि सिक्योर इन इट्स डोमिनेंस, यानी कि अपनी जो है वो मतलब कि अपना दबदबा बनाने की वजह से बीजेपी क्या है, अब एकदम बेफिक्र हो चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इसी बेफिक्री में सरकार इन सीमावर्ती इलाकों, यानी कि जो बॉर्डर के जो इलाके हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़े थे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर जो मणिपुर है, यानी कि इन राज्यों के आम जो नागरिक है उनकी चिंताओं या फिर परेशानियों को बिल्कुल फिजूल या फिर बलिदान देने समझ रही है, एक्सपेंडेबल समझ रही है। एक्सपेंडेबल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या फिर लोग जिनकी कोई खास अहमियत नहीं होती, जिनकी ज़रूरत पड़ने पर आसानी से उपेक्षा की जाती है या फिर जिनको छोड़ा जा सकता है। तो हमारी सरकार जो है वो इन्हें ऐसा समझ रही है, ऐसा लग रहा है। यानी कि उन्हें लगता है कि अगर इन इलाके के जो लोग हैं, यानी कि जो इस इलाके के जो लोग हैं, जो बॉर्डर के जो लगकर जो मतलब कि स्टेट्स आते हैं, जो प्रोविंसेस आते हैं, इस इलाके के जो लोग हैं, अगर वो हमसे ना खुश भी रहते हैं, बीजेपी से ना खुश भी रहते हैं, तो उनकी राजनीतिक ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में उनका एक बहुत बड़ा दबदबा है। काफ़ी स्टेट्स में जो है वो बीजेपी चल रही है। इस तरीके से बताया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो मतलब कि बीजेपी सरकार है, उसका यहाँ पर जो है वो एक सेल्फिश साइड दिखाया गया है कि कैसे इन सारे इलाकों को जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी, उनके पास पावर है, तो उन्हें लग रहा है कि इन सारे इलाकों को पर अगर हम ध्यान नहीं भी देंगे, इनकी मांगे अगर पूरी नहीं भी करेंगे, तो हमारी पावर पे कौन सा ज़्यादा मतलब कि असर पड़ने वाला है, कौन सी हमें आफत आने वाली है। इस तरीके से मतलब कि देश के बाकी हिस्सों में इतनी बड़ी जीत और मजबूती होने की वजह से सरकार को लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख जैसे छोटे और बॉर्डर के इलाकों की जनता की मांगों को अगर टाल भी दिया जाए तो उनके सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से बताया गया है। आगे बताया जा रहा है सच अ व्यू इज मायोपिक, गवर्नेंस दैट ट्रीट्स अ बॉर्डर रीजन्स एज पॉलिटिकली डिस्पेंसेबल ओनली डीपन्स alienation, and instability soon spills over and unsettles governance overall। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि सरकार की जो सोच है
वो बहुत ही कमज़ोर और दूर की ना सोचने वाली है, मायोपिक है। मायोपिक का क्या मतलब होता है? मायोपिक एक आँख की बीमारी भी होती है, लेकिन हम आँख की बीमारी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि मायोपिक का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक ऐसी सोच से है जो बहुत ही छोटी होती है, जो आगे के मतलब कि आगे आने वाले समय के बारे में नहीं सोचती है, फिर आगे आने वाले बड़े खतरों के बारे में नहीं सोचती है। तो सरकार की ये जो सोच है ना कि ये जो बॉर्डर रीजन्स है, अगर इन पर ध्यान भी ना दो तो हमारी पॉलिटिकल पावर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये उनकी जो सोच है वो बहुत ही मायोपिक है, बहुत ही छोटी है, या फिर वो जो सोच है वो ये नहीं देख पा रही है कि आगे कौन कौन से बड़े खतरे आ सकते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, जो किसी सीमावर्ती इलाके यानी कि बॉर्डर रीजन को राजनीतिक रूप से फिजूल या फिर अहमियत ना देने लायक यानी कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेबल समझती है, वो वहाँ के लोगों के दिलों में देश से अलग थलग होने और परायेपन की भावना को और भी ज़्यादा गहरा कर सकती है। यानी कि डीपन्स अलाइनेशन, यानी कि अलाइनेशन क्या हो सकता है, यानी कि जो मतलब कि लोगों के अंदर एक अलग थलग या फिर बिछड़ा हुआ होने की जो भावना है वो और भी ज़्यादा गहरी हो सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से, अगर सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है या फिर उनकी बातों को नहीं मानती है तो। और ऐसी जगह पर पैदा होने वाली जो अस्तित्व की जो लड़ाई या फिर अशांति बहुत ही जल्दी जो है वो वहाँ से निकलकर बाकी जगहों पर भी फैल जाती है और पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है उसको हिलाकर रख देती है। मतलब कि अगर सरकार को लगता है कि बॉर्डर के लोगों की चिंताओं को छोड़ देने से देश पर या फिर उनकी पॉलिटिकल पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उनकी बहुत ही बड़ी गलती है, ये उनकी बहुत ही बड़ी भूल है। वहाँ का परायेपन का जो गुस्सा है जब आतंकवाद में बदलता है, जब आतंकवाद या फिर हिंसा में बनता है, तो पूरा देश जो है वो मतलब कि अशांत हो जाता है, पूरे देश में अशांति फैल जाती है। तो इस बात पर जो है वो लोग मतलब कि जो पॉलिटिशियंस है या फिर जो पार्टीज़ है, जो नेता है, ये सारी चीज़ें मतलब कि ये सारे लोग जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर ये जो दूर की जो मतलब कि जो भी दुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वो मायोपिक है, मायोपिक है यानी कि उनकी सोच जो है वो छोटी हो चुकी है, अभी के लिए वो सोच रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आगे बताया जाता है, द बीजेपी seems cynically content to leave the statehood question hanging until the political arithmetic already sought to be reworked through delimitation in Jammu and Kashmir tilts decisively in its favor। यानी कि ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बात से बिल्कुल खुश है कि जम्मू कश्मीर को राज्य यानी कि स्टेट बनाने का जो मुद्दा है वो तब तक अटका रहे जब तक कि वहाँ की चुनाव जीतने का जो हिसाब किताब है, यानी कि जो सीट्स का जो गणित है, वो पूरी तरीके से उनके फायदे में ना आ जाए। यानी कि सरकार ने वहाँ चुनाव की बाउंड्रीज को बदलकर डिलिमिटेशन करके पहले से हिसाब किताब बदलने की कोशिश की है ताकि उन्हें ज़्यादा फायदा हो सके। डिलिमिटेशन करना यानी कि चुनाव के इलाकों को मतलब कि उनकी बाउंड्रीज को दोबारा तय करना, ताकि सीट्स को जो है वो मतलब कि उनका बैलेंस बदल सके। इस तरीके से मतलब कि सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि देरी हो रही है, वो तब तक रुकना चाहती है जब तक कि उन्हें पूरा भरोसा ना हो जाए कि अब वो मतलब कि चुनाव में मतलब कि जीत पाएंगे, यानी कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इस बात का अश्योरेंस उनके लिए ज़रूरी है, ना कि उनको स्टेटहुड देना, ये बात उनके लिए पहले आती है। तो ये चीज़ हमें समझाई गई है। फिर हमारी आखिरी लाइन आती है, A promise made to the court, to parliament and to the people of Jammu and Kashmir cannot be held in abeyance until political circumstances turn expedient for the BJP। यानी कि जो वादा सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से यानी कि संसद से और जम्मू कश्मीर की जनता से किया गया है, उसे सिर्फ रोक कर या फिर पेंडिंग नहीं रखा जा सकता जब तक हालात बीजेपी के फायदे में नहीं आते। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। हेल्ड इन अबेयंस का मतलब होता है किसी काम या फिर किसी वादे को कुछ समय के लिए रोक देना, पेंडिंग छोड़ देना, यानी कि उसे ठंडा कर देना बेसिकली उस मामले को, उस तरीके से। तो मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वादे जो है वो मतलब कि जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए हैं, उन्हें सिर्फ इस वजह से रोक कर रखना जो है वो किसी भी तरीके की मतलब कि एक समझदारी नहीं है कि जब तक मतलब कि फेवर में बीजेपी के फेवर में सारी चीज़ें नहीं आ जाती तब तक आप जो है वो इस चीज़ को रोक कर रखो। मतलब कि देश के सबसे बड़ी जगह और वहाँ के लोगों से किया गया जो वादा है वो सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर होता है। सरकार अपनी राजनीति या फिर चुनावी फायदे के हिसाब से इस वादे को पूरा करने में देरी कर नहीं सकती, ये गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वो समझाया गया है। तो दोस्तों आज के इस पूरे एडिटोरियल का सार यानी कि मेन मैसेज ये है, यानी कि हमने आज क्या क्या पढ़ा वो एक बार हम मतलब कि ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने और वहाँ की जनता की सरकार बनने के बाद भी केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी वहाँ को जो है वो पूरे राज्य का मतलब कि पूरे राज्य को जो है वहाँ पर स्टेटहुड नहीं लौटा रही है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार सुरक्षा का बहाना बनाकर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो कोई डेडलाइन ना दिए जाने का फायदा उठाकर इसी मुद्दे को लगातार टालती जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार तब तक इस फैसले को रोकना चाहती है जब तक वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है और जो चुनावी सीट्स का जो हिसाब किताब है वो पूरी तरीके से उनके पक्ष में नहीं आ जाता, उनके फेवर में नहीं आ जाता, जो कि जनता, संसद और कोर्ट से किए गए वादों में से एक मतलब कि धोखा है। ठीक है, एडिटोरियल सरकार को बेसिकली चेतावनी देता है कि बॉर्डर के इलाकों और वहाँ की जो माइनॉरिटी है
माइनॉरिटी जो जनता है उनकी मांगों को इस तरीके से नज़रअंदाज करना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खतरनाक या फिर डेंजरस हो सकता है जब आप जनता के चुने हुए नेताओं की ताकत छीन कर सारी पावर एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे देते हैं। तो लोगों में जो है वो सरकार के खिलाफ गुस्सा और परायापन बढ़ता है और पास्ट में यही गुस्सा कश्मीर में आतंकवाद का जो है वो मतलब कि बड़ी एक वजह बना था। इसलिए सरकार को अपने राजनीतिक फायदे को छोड़कर देश की एकता और सुरक्षा के लिए जम्मू एंड कश्मीर को जल्द से जल्द पूरे राज्य का अधिकार दे देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस पूरे एडिटोरियल में हमें समझाया गया था। आशा करती हूँ कि आज का एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ आया है। इसी के साथ अब हम जो है वो इस एडिटोरियल के बेसिस पर कुछ क्विजेस लगाएंगे, यानी कि कुछ जो है वो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है टोन ऑफ द पैसेज को लेकर, यानी कि इस पैसेज में जो है वो ऑथर का टोन कैसा था ये हमें पहचानना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला है अप्रिशिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा है क्रिटिकल एंड कंसर्न, तीसरा है ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग और चौथा है न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव। इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है अप्रिशिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो क्या ये हमारे मतलब कि पैसेज का टोन था? तो नहीं था। ऑथर जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ तो नहीं कर रहा था किसी भी तरीके से, तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है क्रिटिकल एंड कंसर्न। दोस्तों ये जो है वो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था और जो कॉन्सिक्वेंसेज है यानी कि आगे किस तरीके की परेशानियाँ आ सकती है, यानी कि जो मतलब कि बॉर्डर को लगकर जो देश थे जो राज्य थे उनको अगर निग्लेक्ट किया जाएगा तो उनमें जो है वो मतलब कि परायापन बढ़ेगा। तो ऐसे सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी जो है वो आज के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किए थे। तो एक तरीके से कंसर्न भी दिखाया गया था, ठीक है। तो कंसर्न भी था और क्रिटिकल भी था। तो ये हम जो है वो मतलब कि एक कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग, यानी कि क्या पैसेज मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हास्यास्पद था, आपको हंसी आई, ऐसा कोई मतलब कि एडिटोरियल था? तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि पैसेज जो है वो सीरियस पॉलिटिकल इशू पर बेस्ड था, ना कि किसी हंसने वाली बात पर। चौथा हमारा आता है न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों ऐसा भी नहीं था क्योंकि न्यूट्रल राइटर जो है वो अपना ओपिनियन नहीं देता है, बल्कि हमारे जिस पैसेज में यानी कि हमारे इस एडिटोरियल में तो राइटर ने अपना ओपिनियन भी दिया था। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रिटिकल एंड कंसर्न। तो यही हमारा जो है वो सही ऑप्शन है क्योंकि इस पैसेज में ऑथर जो है वो बार बार सेंटर की स्टेटहुड रिस्टोर ना करने की पॉलिसी की आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म कर रहा था और साथ ही ये भी बता रहा था कि इससे डेमोक्रेसी और गवर्नेंस पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि ऑथर सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा था बल्कि फ्यूचर को लेकर उनको चिंता भी थी, कंसर्न भी दिखा रहे थे वो, ठीक है। इसलिए हमारा टोन कैसा होगा? तो क्रिटिकल एंड कंसर्न होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब कि क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हमें जो है वो एक वर्ड दिया गया है, उसका सिनोनिम यानी कि क्लोजेस्ट वर्ड पहचानना है। हमारा वर्ड है परपिचुएटिंग, ठीक है। परपिचुएटिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को लगातार जारी रखना, बनाए रखना, लगातार बनाए रखना, जारी रखना, उसे हम क्या कहेंगे? परपिचुएटिंग कहेंगे, ठीक है। इसी मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक और नया वर्ड ढूंढना है हमारे ऑप्शंस में से। हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं? कंटिन्यूइंग, एंडिंग, इग्नोरिंग या फिर प्रिवेंटिंग। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि कंटिन्यूइंग का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूइंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जारी रखना। तो ये हमारे वर्ड से भाई मिल रहा है, ठीक है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे। दूसरा हमारा आता है एंडिंग। एंडिंग का तो मतलब होता है खत्म करना किसी चीज़ को, तो ये तो हमारा एंटोनिम हो गया, अपोजिट आइडिया हो गया, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा हमारा आएगा इग्नोरिंग। इग्नोरिंग का तो मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इसका तो भाई मीनिंग ही अलग है, तो ये भी हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। चौथा हमारा आएगा प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, तो ये तो हमारा मतलब कि अपोजिट आइडिया हो गया, एंटोनिम हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कहा है कंटिन्यूइंग, ये हमारा सेम है, ठीक है, ये हमारा सेम मीनिंग आता है, बिल्कुल सेम मीनिंग। कंटिन्यू यानी कि जारी रखना होता है और परपेचुएटिंग का भी मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, जारी रखना, तो ये हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमें जो है वो मतलब कि उल्टा वर्ड ढूंढना है, मतलब कि अपोजिट वर्ड ढूंढना है, और हमारे पास वर्ड कौन सा है? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है? लॉफुल, फेयर, वैलिड, जो सही होता है, उचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेजिटिमेट कहते हैं। तो ये तो हमारे मतलब कि मेन वर्ड का मीनिंग हो गया। अब हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है हमारे ऑप्शंस में से, और ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? जेन्युइन, वैलिड, इलीगल या फिर प्रॉपर। सबसे पहला हमारा ऑप्शन कौन सा आता है? जेन्युइन। जेन्युइन का तो मतलब होता है असली, तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है, ये इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा हमारा वर्ड आता है वैलिड। वैलिड विद लेजिटिमेट जैसा ही होता है, वैलिड का भी तो मतलब यही होता है कोई चीज़ सही है, उचित है, लीगल है, तो ये भी तो हमारा मतलब ये तो सिनोनिम हो गया, तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमें तो अपोजिट चाहिए, एंटोनिम चाहिए। तीसरा हमारा आता है इलीगल। इलीगल का क्या मतलब होता है? जो लीगल नहीं होती, जो चीज़ अवैध होती है, गैर कानूनी होती है,
तो ये जो है वो मतलब कि अपोजिट तो है हमारे मेन वर्ड का लेजिटिमेट का, ठीक है। चौथा हमारा आता है प्रॉपर। प्रॉपर का तो मतलब होता है उचित, तो ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, सिनोनिम हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था इल्लीगल, जिसे मतलब कि जिसमें बताया गया था कोई चीज़ गैर कानूनी है, अवैध है, तो वो चीज़ हमारी जो है वो मतलब कि ये जो वर्ड है इल्लीगल, ये हमारे लेजिटिमेट का अपोजिट है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एंटोनिम में हम जो है वो कैसे पहचान सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब कि इस पैसेज से कौन सी बात इनडायरेक्टली समझ आती है। हमारे पास चार ऑप्शंस है। द ऑथर बिलीव्स रिस्टोरिंग स्टेटहुड में इम्प्रूव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑथर मानता है कि स्टेटहुड रिस्टोर होने से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मजबूत हो सकती है। तो हाँ, ये ऐसा है, ठीक है, ये हिडन इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है, द ऑथर सपोर्ट्स इंडेफिनेट कंटिन्यूएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेटस, मतलब कि ऑथर जो है वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखना चाहता है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर को उनका स्टेटहुड मिलना चाहिए, वो तो ऐसे चाहते हैं। तीसरा हमारा आता है, द पैसेज सजेस्ट सिक्योरिटी हैज़ कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ऑथर ने जो है वो हमारे एडिटोरियल में ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो ये है, द ऑथर बिलीव्स इलेक्शन शुड नेवर बी हेल्ड इन बॉर्डर रीजन्स। क्या ऑथर ऐसा बिलीव करते हैं कि बॉर्डर रीजन्स में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, मणिपुर में जो है वो कभी भी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसेज उल्टा इसका मतलब कि उल्टा बोलता है। पैसेज क्या बोलता है कि उल्टी बात बोलता है, बल्कि होने चाहिए, उन पर भी जो है वो मतलब कि ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जो है वो मतलब कि पार्टीज़ को जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है उन्हें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बात हुई थी, ठीक है। तो हमारा इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, द ऑथर बिलीव्स रिस्टोरिंग स्टेटहुड में इम्प्रूव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो हमें यही समझ आता है हमारे पैसेज में से कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर्स मिलने चाहिए, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यही हमारे पैसेज का इन्फ्रेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों हमारा आखिरी एक क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डज द ऑथर अपोज द कंटिन्यूड यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग ऑथर यूनियन टेरिटरी स्टेटस का विरोध क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? तो हमें ऑप्शंस में से ढूंढना है। हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला है, बिकॉज इलेक्शंस हैव नेवर बीन कंडक्टेड, यानी कि इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, इलेक्शंस पहले हो चुके हैं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है, बिकॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर कंटिन्यूज टू इंजॉय ग्रेटर अथॉरिटी दैन द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से मतलब कि ज़्यादा पावर्स है, इसीलिए हमारे मतलब कि ऑथर विरोध कर रहे हैं। तो ये कारण हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया भी गया था हमारे पैराग्राफ में, हमारे एडिटोरियल में। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अपोज्ड इलेक्शंस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के खिलाफ है, तो इस चीज़ का कहीं पर मेंशन नहीं किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डी हमारा ऑप्शन है, यानी कि चौथा हमारा ऑप्शन आता है, बिकॉज पार्लियामेंट रिजेक्टेड स्टेटहुड, मतलब कि पार्लियामेंट ने स्टेटहुड रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई थी। इस चीज़ का भी मेंशन जो है वो हमारे एडिटोरियल में कहीं पे भी नहीं किया गया था। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है कि लेफ्टिनेंट जो है वो मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर्स है, ये हमारा बिल्कुल सही है। इसी बात को लेकर जो है वो ऑथर ने यूनियन टेरिटरी स्टेटस का विरोध किया था। ये फर्स्ट पैराग्राफ की डायरेक्ट लाइन है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है वो ब्यूरोक्रेसी और मतलब कि पुलिस पर अथॉरिटी होती है, इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होती है, तो वीक हो जाती है। तो इसी चीज़ का विरोध जो है वो हमारे ऑथर ने किया था, और यही हमारा जो मतलब कि दूसरा ऑप्शन है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ चुके हैं। इसी के साथ आज जो हमने मतलब कि जो भी वर्ड्स पढ़े हैं, जो भी वोकैबलरी इस पैसेज में से यानी कि एडिटोरियल में से पढ़ी है हमने, वो भी हम एक बार जो है वो मतलब कि ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सोलेम। दोस्तों सोलेम ये एक एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा औपचारिक या फिर दृढ़, यानी कि जब कोई प्रॉमिस या फिर जब कोई स्टेटमेंट बहुत ही सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाता है तो उसे सोलेम कहा जाता है। सोलेम में बेसिकली मतलब कि सीरियसनेस होती है, तो उसे हम सोलेम कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिफेरल। दोस्तों डिफेरल का मतलब होता है स्थगन, टालना, किसी चीज़ को मतलब कि पोस्टपोन करना। ये हमारे पास नाउन है, यानी कि किसी काम को अभी ना करके फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देना, तो उसे हम डिफेरल मतलब कि करना कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिकायत, नाराज़गी। जब किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप को किसी बात से कंप्लेन होती है तो उसे ग्रीवेंस कहा जाता है। बेसिकली ग्रीवेंस का क्या मतलब होता है? कंप्लेन होना एक तरीके से, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है लेजिटिमेट। दोस्तों लेजिटिमेट ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है वैध, उचित या फिर न्याय संगत, यानी कि जो कानूनी या फिर बिल्कुल सही या फिर फेयर हो, जो कानूनी तरीके से बिल्कुल सही होता है, उसे हम लेजिटिमेट कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है प्रिपोंडरेंट।
दोस्तों प्रिपॉन्डरेंट ये एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रमुख या फिर अत्यधिक प्रभावशाली, यानी कि जब किसी के पास सबसे ज़्यादा पावर या फिर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, डोमिनेंस होता है, तो उसे प्रिपॉन्डरेंट कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड आता है परपिचुएटिंग। परपिचुएटिंग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार जारी रखना, बनाए रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, यानी कि किसी सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम को ख़त्म ना करके उसे चलाते रहना, उसे परपिचुएटिंग कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला वर्ड हमारा क्या आता है? अगला वर्ड हमारा आता है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है तर्क, कारण, बहाना जिसे हम कह सकते हैं। ये हमारे पास नाउन है, किसी डिसीजन के पीछे दिया गया लॉजिकल रीज़न, उसे हम रैशनल कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड हमारा आता है ट्राइट। दोस्तों ट्राइट का ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है घिसा पिटा या फिर बार बार दोहराया गया, यानी कि जो इतनी बार बोली जा चुकी है कोई बात, मतलब कि उसमें जो है वो मतलब कि नयापन नज़र नहीं आता, या फिर आप जो है वो बोर हो चुके हो उस बात को सुनकर, या फिर आपको जो है वो बेतुकी लगने लगी है क्योंकि वो इतनी बार आप सुन चुके हो। ठीक है, उस पर आपको भरोसा नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसे ट्राइट कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइट कहेंगे। अगला हमारा वर्ड आता है ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड ये वर्ब है जिसका मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करवाया या फिर साजिश रचना बेसिकली, यानी कि जब किसी काम को पहले से प्लानिंग करके मतलब कि करवाया जाता है तो उसे ऑर्केस्ट्रेटेड कहा जाता है। जैसे कि हमने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेट किया था ना इंडिया ने, उस तरीके से उसे ऑर्केस्ट्रेट कहते हैं। प्रोवोकेशन हमारा अगला वर्ड है। प्रोवोकेशन ये नाउन है, उसका मतलब होता है उकसावा, भड़काने वाली कार्रवाई, ऐसा एक्शन या फिर ऐसी स्टेटमेंट जो किसी को मतलब कि रिएक्ट या फिर गुस्सा करने पर मजबूर करे, तो उसे हम प्रोवोकेशन कहते हैं। किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, तो उसे हम प्रोवोक करना कहते हैं, और ये इसी का नाउन फॉर्म क्या है? प्रोवोकेशन है। ठीक है। अगला वर्ड आता है असॉजेस। असॉजेस ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना, किसी चीज़ को कम करना, किसी के दुख को, किसी के डर को या फिर गुस्से को कम करना, उसे हम असॉज कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड आता है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है नाराज़गी होना, मनमुटाव होना, एक तरीके से किसी चीज़ को लेकर जो है वो दुख होना, या फिर थोड़ा बहुत यानी कि गुस्से की या फिर आक्रोश की भावना भी होना साथ साथ, उसे हम रिसेंटमेंट कहते हैं। यानी कि जब किसी के अंदर लंबे समय तक गुस्सा या फिर बुरी फीलिंग बनी रहती है तो उसे रिसेंटमेंट कहा जाता है। अगला हमारा वर्ड आता है मायोपिक। दोस्तों मायोपिक ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है दूरदृष्टिहीन, यानी कि संकीर्ण सोच वाला, छोटी सोच वाला, जो आगे का यानी कि दूर का नहीं सोचता है, यानी कि जो सिर्फ आज का सोच के या फिर फ्यूचर के मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस को ना देखे, उसकी सोच को हम क्या कहेंगे? मायोपिक कहते हैं। जिसकी सोच छोटी होती है, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, तो उसे हम मायोपिक कहेंगे। अगला वर्ड आता है अलाइनेशन। अलाइनेशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अलगाव होना, दूरी की भावना होना, यानी कि जब लोग खुद को जो है सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट से अलग कर लेते हैं, डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो उसे हम अलाइनेशन कहते हैं। अलग कर लेना बेसिकली, अपने आप को अलग महसूस करना, उसे अलाइनेशन कहेंगे। और हमारा लास्ट वर्ड आता है एबेयंस। एबेयंस ये एक नाउन है। नाउन इसका मतलब क्या होता है एबेयंस का? अस्थायी रूप से रोक कर रखना, स्थगित अवस्था बेसिकली, यानी कि जब किसी डिसीजन या फिर काम को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा जाता है। ठीक है, तो उसे एबेयंस कहते हैं। आई होप आपको ये जो सारे वर्ड्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारा एक्सप्लेनेशन है, यानी कि हमने एडिटोरियल भी पढ़ लिया, क्विजेस भी लगा लिए, और हमारे जो कुछ वोकैब इसमें से निकल रही थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपका आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों इसके अलावा हमारा वोकैब का सेशन एक अलग से चलता है, तो आप जो है वो उसे भी मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपको जो है वो डिटेल में नए वर्ड्स मिल जाते हैं डेली के, तो आप उसे भी जो है वो फॉलो करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का एडिटोरियल जो है वो पसंद भी आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके जो है वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।